नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौहली। आज है संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से छाटे गए कुछ कमेंट्स के, जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट हमने आज यहाँ पर लिए हैं और उनके हम यहाँ पर उत्तर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट किया है DS ईशानी ने और इन्होंने पूछा है, सर प्लीज बताएं क्या एमएड की मार्कशीट को 2 यूनिवर्सिटी से अनुमोदन हो सकता है? प्लीज सर हेल्प। अगर हो गया तो इनकम कितना होगा? तो देखिए क्या होता है कि जब हम किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं तो अगर हमारी क्वालिफिकेशन पूरी है तो उस दशा में हमारा यूनिवर्सिटी में अनुमोदन अर्थात अप्रूवल होता है। यूनिवर्सिटी में हमारा नाम दर्ज हो जाता है कि हम इस विद्यालय में इस विषय को पढ़ा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलेज वाले आपको लालच देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर अनुमोदन करा लीजिए, हम आपको इतने रुपए दे देंगे, और वे कॉलेज वाले आपको इतने रुपए दे देते हैं यदि आप उनके यहाँ पर अनुमोदन करा लेते हैं। तो यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक कॉलेज से ज्यादा में अनुमोदन ना कराएं। आप जिस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में अपना अनुमोदन करा लें। आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अपना अनुमोदन अर्थात अप्रूवल ना कराएं, क्योंकि एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्रूवल कराना एक इलीगल काम होता है और यदि आप इस काम में पकड़े गए तो आपके सामने समस्या भी आ सकती है। अगला कमेंट किया है प्रीति हुड्डा ने और इन्होंने पूछा है, एमएड में गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए एंट्रेंस में कितने मार्क्स की जरूरत होती है? तो देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटियां उन सभी में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग अलग है और जो यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर केवल रिटन एग्जाम कराया जाता है और उसकी मेरिट के आधार पर एडमिशन दे दी जाते हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर रिटन एग्जाम के साथ साथ जो आपका एकेडमिक स्कोर है उसके आधार पर भी नंबर मिलते हैं और उनको भी जोड़ा जाता है। और कुछ विश्वविद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर ये दोनों प्रक्रियाएं तो होती ही होती हैं, साथ ही इंटरव्यू भी होता है। उन सभी को जोड़ने के बाद मेरिट बनती है तो उसके आधार पर एडमिशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं किया जा सकता है कि किस यूनिवर्सिटी में कितने नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, कितने लोगों ने इस बार यहाँ पर आवेदन किया है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है। यदि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अधिक है तो ऐसी दशा में कम क्वेश्चन सही होने पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, और यदि पेपर का डिफिकल्टी लेवल सरल है तो ऐसी दशा में बहुत सारे प्रश्न करने के बाद भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना कम रहती है। इसलिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कितने % नंबर लाने पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फिर भी यही प्रयास कीजिए, आप जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपके अंक 60 से लेकर 70% के बीच में होने चाहिए, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। अगला कमेंट किया है सरिता पांडे ने और इन्होंने पूछा है, क्या 12th में बायो लेने के बाद हम बीकॉम कर सकते हैं? तो यदि आपने 12th में बायोलॉजी ले रखी है या आर्ट साइड ले रखी है और आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आप बीकॉम कर सकते हैं, कोई समस्या आने वाली नहीं है। परंतु कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं वे केवल अपने यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को एडमिशन देते हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट में कॉमर्स लिया हो। तो ऐसी दशा में आप जिस कॉलेज से करना चाहते हैं आप वहां से पता कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले जो होते हैं वो तो मोस्टली एडमिशन ले ही लेते हैं। अगला कमेंट किया है सरोज यादव ने और उन्होंने पूछा है, सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या और मेरिट कितनी जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी में? सर प्लीज बताइए। तो देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जितने प्रश्न सही हल करेंगे उनके नंबर आपको मिलेंगे और गलत किए गए प्रश्नों के अंक नहीं कटते हैं। और रही बात कि मेरिट कितनी जाती है, तो देखिए हर सब्जेक्ट का अपना अपना अलग क्राइटेरिया है। कुछ विषय ऐसे हैं जहां पर आपके 125 क्वेश्चन में से 70-80 क्वेश्चन सही होने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां पर 125 में से आपके लगभग 110 या 12 या 15 क्वेश्चन सही होंगे, तभी आपका वहां पर सिलेक्शन हो सकता है। टीजीटी पीजीटी में किस विषय की मेरिट क्या रहेगी, बढ़ेगी घटेगी, ये सब कुछ पेपर के डिफिकल्टी लेवल, आवेदन करने वालों की संख्या और उस विषय में उपलब्ध सीटों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए कुछ भी फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि कितनी मेरिट पर सिलेक्शन हो सकता है।
अगला कमेंट किया है चशनी उन्नाव ने और इन्होंने पूछा है सर क्या विद्यालय चेंज नहीं हो सकता है, बहुत दूर मिला है मुझे। और ये जो कमेंट किया है इन्होंने टीजीटी पीजीटी की भर्ती के संबंध में किया है। तो देखिए जहां तक मेरी जानकारी है इस प्रकार की व्यवस्था टीजीटी पीजीटी में नहीं होती है। आपको जो कॉलेज मिल गया है उसी कॉलेज में आपको ज्वाइन करना होगा। फिर भी आप इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से या फिर DIUS से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकती है। अगला कमेंट किया है हॉरर चैनल ने और इन्होंने पूछा है सर यदि कॉलेज आवंटन 15 जुलाई तक हो जाए तो वो कॉलेज में कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है। तो देखिए कॉलेज में कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है इस बारे में कोई फिक्स क्राइटेरिया तो है नहीं कि आपका जो ज्वाइनिंग है वो कॉलेज अलॉटमेंट के 1 महीने के बाद होगा या 2 महीने बाद। तो देखिए मैं आपको खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो पिछले साल जून माह के लास्ट वीक में हमें कॉलेज अलॉट कर दिए गए थे टीजीटी पीजीटी 2011 के। उसके बाद में 2-3 महीने तक मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। तो विभाग द्वारा मेरे पास में किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं भेजा गया था। जब मैंने DIUS ऑफिस में संपर्क किया उसी के बाद मुझे लेटर जारी किया गया। ये फिक्स नहीं कहा जा सकता है कि आपको यहाँ पर कितना समय लगेगा। यदि आप भागदौड़ कर लेते हैं और जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज के मैनेजर से और अपने जिले के DIUS से संपर्क कर लेते हैं तो ऐसी दशा में 1 से लेकर 2 माह के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अन्यथा की दशा में 5 से 7 महीने भी लग सकते हैं। अगला कमेंट किया है सौम्या ने और उन्होंने पूछा है सर मैंने MCOM किया है, अब कौन से मेथड पेपर के साथ मुझे BEd करना सही होगा। तो देखिए यदि आपने MCOM किया है तो उससे पहले या तो आपने BBA किया होगा या BCom किया होगा और उसके आधार पर आपको BEd में कॉमर्स विषय तो अनिवार्य रूप से लेना ही लेना है। उसके अलावा आप SST या मैथमेटिक्स दोनों में से कोई सा भी विषय ले सकते हैं। अब आपके कॉलेज वाले आपको कौन सा विषय देंगे या आपके यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है उस बारे में मुझे नहीं पता है। तो मोस्टली जो कॉलेज होते हैं वहां पर कॉमर्स के साथ में SST अभ्यर्थियों को दी जाती है। कमेंट किया है समीरा खान ने और उन्होंने पूछा है सर अगर एंट्रेंस फॉर्म में सरनेम गलत हो गया हो तो उसे काउंसलिंग टाइम में सही किया जा सकता है, सर प्लीज रिप्लाई। तो देखिए कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जहां पर आपको ऑनलाइन करेक्शन का फॉर्म मिल जाता है। तो यदि आपको ऑनलाइन करेक्शन का फॉर्म मिल जाता है तो आपको के नाम में या फिर आपकी किसी अन्य डिटेल में गलती हो गई है उसको ऑनलाइन सही करा लेना है। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है, काउंसलिंग में एक एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र बनवा कर ले जाना है जिसमें आपको ये वर्णन करना है कि ये गलतियां इस फॉर्म में हो गई हैं और उस दशा में आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। मेरा जहां तक मानना है कि इस प्रकार की समस्या होने पर आपको काउंसलिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला कमेंट किया है नीतू चौधरी ने और इन्होंने पूछा है सर मैंने 1998 में इकोनॉमिक्स से MA किया था, अब PhD करना चाहती हूँ, क्या बिना एंट्रेंस के हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी से। तो देखिए यदि आप PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आपको PhD का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा या फिर कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होती है जैसे नेट वाले या फिर कुछ और कैटेगरियां हैं। यदि उनसे आप संबंध रखते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। अदरवाइज आपके पास कोई इस प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसी के बाद में आप PhD कर पाएंगे। अगला कमेंट क्या है नाजिर अली ने और उन्होंने पूछा है सर MJPRU एमएड एंट्रेंस डेट क्या है सर प्लीज टेल मी। तो देखिए अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय की एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तिथि घोषित नहीं की गई है। जैसे ही तिथि घोषित की जाएगी इस संबंध में वीडियो बनाकर लाने का अवश्य प्रयास करूंगा। आप भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए। अगला कमेंट किया है सोलंकी सुरेश ने और इन्होंने पूछा है सर नेट करने से प्रोफेसर बन सकते हैं तो PhD क्यों करते हैं लोग, प्लीज बताएं। दोनों ही डिग्रियों से आप किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं, परंतु यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस आए हैं उसके अनुसार यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आपके पास में PhD अवश्य होनी चाहिए। यदि आपके पास PhD नहीं है और केवल नेट है तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। इसलिए यदि आपको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट अवश्य करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है तो वहां पर API फॉर्मूला लागू होता है। API फॉर्मूला जहां पर लागू होता है वहां पर PhD वालों को काफी अच्छे अंक दिए जाते हैं और नेट वालों को कम अंक दिए जाते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास नेट भी है और PhD भी है उनके अंक ज्यादा हो जाते हैं। इस दशा में उन अभ्यर्थियों की सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए नेट के बाद में यदि हो सके तो आप PhD भी कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है प्रीति सिंह ने और इन्होंने पूछा है
सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एमएड फॉर्म की डेट कब आ सकती है, प्लीज बताएं सर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अभी तक एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। जो खबर आ रही है उसके अनुसार 15 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। और एक खबर ये भी आ रही है कि इस बार किसी भी विषय के लिए एंट्रेंस एग्जाम नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट मेरिट के बेस पर यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जैसे ही भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं इस संबंध में वीडियो लाने का अवश्य प्रयास करूंगा। ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताइए। यदि उस संबंध में हमारे पास जानकारी हुई तो हम आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।